बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है टी टेस्ट फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल के बारे में। तो जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे पास जो इनिशियली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें हम जी टेस्ट अप्लाई करते हैं, जिसकी हम जी स्कोर निकालते हैं, फिर टेबल से जी वैल्यू निकालते हैं। सो उसके कुछ अजम्पशंस थे। इसी तरह फिर हमने टी टेस्ट वन सैम्पल टी टेस्ट पढ़ा था, जिसकी भी अजम्पशन हमने पढ़े थे। और हमने कहा था कि जहाँ पे हमारे पास सैम्पल साइज 30 से ज़्यादा हो, जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है वो अननोन हो और पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो हम जी टेस्ट अप्लाई करते हैं। जहाँ पे सैम्पल साइज 30 से कम हो तो हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। और एक सैंपल हो तो वन सैंपल टी टेस्ट। फिर जब सैंपल साइज 30 से कम हो और हमारे पास दो सैंपल ऐसे हों जिनका एक दूसरे पे कोई असर ना हो, कोई दूसरा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप ना हो और उनका मीन हम कंपेयर कर रहे हो, तो उसमें हम टी टेस्ट फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल इस्तेमाल करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें कौन सा टेस्ट हमने इस्तेमाल करना है। ये एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही है जिसमें लिखा है कि द मीन सेरम क्रेटिनिन लेवल in 36 patient after receiving a newly proposed antibiotic was 1.2 milligram per deciliter and the standard deviation was 0.4 milligram per deciliter. So इसमें टोटल पेशेंट 36 हैं। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप देख लें कि सैंपल साइज 30 से ज़्यादा है। दूसरा ये है कि आप ये देख लें कि जो एंटीबायोटिक है उसकी जो इनको मिल रही है वो 36 से हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, नहीं वो 1.2 मिलीग्राम पर डिसीलीटर है, सॉरी। और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 0.4 मिलीग्राम। अब एक फिजिशियन है वो क्लेम करता है कि नहीं, सीरम क्रिएटिनिन लेवल जनरल पॉपुलेशन में 1 मिलीग्राम है। तो अब हमें ये देखना है कि जो जनरल पॉपुलेशन में 1 मिलीग्राम आ रहा है, तो हमारे सैंपल में 1.2 मिलीग्राम जो आ रहा है, तो क्या वाकई ये जो फिजिशियन क्लेम कर रहा है ये ठीक है या नहीं है। सो अब एग्जाम्पल में हमें सिग्निफिकेंस वैल्यू नहीं बताई, सो हम बाय डिफ़ॉल्ट 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल इस्तेमाल करते हुए टेस्ट करेंगे कि क्रेटिनिन लेवल जनरल पॉपुलेशन में क्या 1 मिलीग्राम पर डिसीलीटर है या नहीं है। तो अब इस एग्जाम्पल को देखते हुए आपको क्या समझ आ रहा है, आपको सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, सैंपल मीन दिया है और जो सैंपल साइज है वो 36 है, 30 से ज़्यादा है। तो इट मीन्स के हम यहाँ पे जी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सैंपल साइज 30 से ज़्यादा है। ठीक है। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं, एग्जाम्पल। इसमें मीन क्रेटिनिन लेवल जो है वो 25 पेशेंट्स में देखा गया और 25 पेशेंट्स में जब मीन सीरम क्रेटिनिन लेवल देखा गया तो उनका मीन 1.1 मिलीग्राम पर डिसीलीटर आया, जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन 0.6 मिलीग्राम पर डिसीलीटर आया। जो एक डॉक्टर है वो क्लेम करता है कि मीन सीरम क्रेटिनिन लेवल जनरल पॉपुलेशन में 0.9 मिलीग्राम है। तो अब हम सिग्निफिकेंस लेवल बाय डिफ़ॉल्ट 0.05 इस्तेमाल करते हुए, मतलब जब हमें सिग्निफिकेंस लेवल नहीं दिया तो हम 0.05 ही यूज़ करेंगे। हम उस डॉक्टर का क्लेम टेस्ट करेंगे कि क्या वाकई जनरल पॉपुलेशन में 0.09 है, क्योंकि हमारे सैंपल में तो 1.1 मिलीग्राम पर डिसीलीटर आ रहा है। तो अब इसमें देखें कि इसमें हमारे पास सैंपल मीन दिया है, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, लेकिन सैंपल साइज हमारे पास 30 से कम है। तो जब 30 से कम होगा और एक ही सैंपल है, किसी दूसरे सैंपल की बात नहीं है, तो इसमें हम टी टेस्ट फॉर 1 सैंपल इस्तेमाल करेंगे। अब एक तीसरा एग्जाम्पल देख लें। मीन सीरम क्रेटिनिन लेवल 13 ऐसी फीमेल जो कि वाइट वुमेन थी, मतलब जो यूरोपियन फीमेल्स होती हैं, कॉम्प्लेक्शन उनका वाइट था, और उन्होंने एक एंटीबायोटिक रिसीव की जिनमें मीन जो लेवल था उनका वो 1.2 मिलीग्राम पर डिसीलीटर था, स्टैंडर्ड डिविएशन 0.6 मिलीग्राम पर डिसीलीटर। अब ये तो एक हुआ एक सैंपल। इसमें 3 चीज़ें हैं, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन और सैंपल साइज। और सैंपल साइज देखा गया 13 वाइट वुमेन में, तो सैंपल साइज 30 से कम है और वाइट वुमेन है। अब दूसरा सैंपल लिया गया 12 ब्लैक वुमेन का जो हबशी अफ्रीकन फीमेल्स थी, और उनमें मीन सीरम क्रेटिनिन लेवल 1.0 मिलीग्राम पर डिसीलीटर, जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन 0.4 था। सो अब देखें, एक हमारे पास सैंपल 13 वाइट वुमेन का था, दूसरा 12 ब्लैक वुमेन का था, और इनमें एक में पुराना एंटीबायोटिक का जो देख रहे थे और एक में नए का।
सो इन दोनों का आपस में एज सच कोई रिलेशनशिप नहीं है, एक सैंपल दूसरे पे किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करा। तो ये हमारे पास दो सैंपल हो गए। दोनों सैंपल में जो हमारे पास सैंपल साइज है वो 30 से कम है, और इसके साथ साथ मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू हमें सैंपल की दी है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन का पता नहीं है। अब सिग्निफिकेंस लेवल हम 0.05 जो है वो इस्तेमाल करते हुए टेस्ट करेंगे कि इफ़ द मीन सीरम क्रेटिनिन लेवल इन वाइट वुमेन इज़ डिफरेंट देन द ब्लैक वुमेन। जो कि वाइट फीमेल्स थी उनमें जो मीन सीरम क्रेटिनिन लेवल था, क्या वो वाकई जो ये हमें रिजल्ट्स बता रहा है ये वाकई जनरल पॉपुलेशन में भी ऐसा था, ब्लैक से अलग था या नहीं। मतलब आम एक ये तो सैंपल की बात हो गई, तो क्या पॉपुलेशन में भी हमारे पास ये लेवल्स डिफरेंट ही थे या सेम थे। तो अब इस एग्जाम्पल में हमने तीन चीज़ें नोट की कि सैंपल साइज जो 30 से कम है, दो सैंपल है, दो के मीन है, दोनों के स्टैंडर्ड डिविएशन है और दोनों एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं कर रहे। तो इस तरह के केस सिनेरियो में हमारे पास हम जब दो सैंपल्स के मीन कंपेयर करते हैं तो हम टी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, और इस टी टेस्ट को हम जो है टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो दोनों सैंपल हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसमें जब हम दो ग्रुप्स के मीन कंपेयर करते हैं तो अगर तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती है तो हम ट्रीटमेंट वर्सेस कंट्रोल ग्रुप देखते हैं। एक ग्रुप में हमने नई एंटीबायोटिक ट्राई की और दूसरे में पुरानी जो ऑलरेडी है किसी एक बीमारी के लिए चल रही है वही, और इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। जबकि कभी एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं होती, हम एक्सप्लोरेटरी स्टडी या डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास जो मीन वैल्यूज़ आती है, जैसे मेल की मीन एज, फीमेल की मीन एज, मेल की मीन जो है वो बीएमआई की वैल्यू और फीमेल की मीन बीएमआई की वैल्यू, इस तरह बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हो सकते हैं जो कि हमें कोई एक्सपेरिमेंट या इंटरवेंशन शो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उन पैरामीटर्स को हम आपस में दो इंडिपेंडेंट ग्रुप के पैरामीटर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो वो एग्जिस्टिंग ग्रुप या जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होती है उसमें होता है, तो उसमें भी हम टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल अप्लाई करते हैं। इसके लिए बुनियादी अजम्पशंस क्या है, बुनियादी शराइत क्या है जिसमें हम टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल इस्तेमाल करें। एक तो ये होगा कि जो दोनों सैंपल हैं वो पॉपुलेशन जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन होती है उससे रैंडमली सेलेक्ट किए गए हों। ठीक है, एक ये शर्त है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन से दोनों सैंपल्स जो है वो इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट किए गए हो। दूसरा ये कि ये सैंपल जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से एक सैंपल का दूसरे पे किसी भी तरीके से इफेक्ट पड़ रहा हो। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और तीसरा ये कि हमारे पास पॉपुलेशन की जो वेरिएंसेस की वैल्यू है या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है वो हमारे पास अननोन हो। ठीक है, सो जब ये तीन शराइत पूरी होती है तो हम टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल इस्तेमाल करते हैं। इस टेस्ट में हमारे पास जब पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन होती है तो हम इसको एस्टिमेट करते हैं, उसका अंदाज़ा लगाते हैं, और इसके दो तरीके हैं। यहाँ पे हम एक तरीका पढ़ेंगे। एक वो ये है कि इफ़ द टू पॉपुलेशन वेरिएंस आर अज्यूम्ड टू बी इक्वल। फॉर एग्जांपल जो एक सैंपल है, सैंपल 1 एंड सैंपल 2, इनके जो दो वेरिएंस है उनको आप इक्वली अज्यूम कर लो कि हाँ दोनों में जो डिफरेंसेस हैं, जो वेरिएंसेस हैं वो एक ही है, तो उसको हम फिर कहते हैं पूल्ड वेरिएंस। और उस पूल्ड वेरिएंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस फार्मूले के जरिए। पूल्ड वेरिएंस का हमारे पास ये फार्मूला है कि एस स्क्वायर इंटू पी। एस स्क्वायर जो है वो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए यूज होता है और पी का मतलब पूल्ड वेरिएंस। ठीक है, सो इसका फार्मूला ये है कि n1 माइनस 1 जो सैंपल साइज है एक सैंपल का, फर्स्ट सैंपल का, उससे 1 माइनस करके उसका स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ मल्टीप्लाई, प्लस n2 माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर, और इसके बाद जो सैंपल साइज 1 है उसको सैंपल साइज 2 के साथ माइनस करके उससे 2 माइनस करना, ये हमारे पास होता है पूल्ड वेरिएंस। सो ये आपके पास पूल्ड वेरिएंस का फार्मूला हो गया। जो दूसरा तरीका है वो हम एक डिफरेंट फार्मूले से करते हैं, वो अभी इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। जब भी हम टेस्ट अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं कि हम पहले नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस का बताते हैं, फिर सिग्निफिकेंस लेवल डिफाइन कर लेते हैं, अगर तो दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 0.05 यूज़ करते हैं। फिर हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जो ये वाला फार्मूला है,
और इसके बाद क्रिटिकल रीजन या पी वैल्यू को हम डिफाइन कर लेते हैं एक ग्राफ बना के, और साथ साथ फिर उसकी कंक्लूजन कर लेते हैं। सो जैसे टी टेस्ट फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल में अगर हमारे पास लोअर टेल या वन साइडेड लेफ्ट साइड वाला है तो हम कहते हैं कि मीन 1 जो है वो ग्रेटर या इक्वल है मीन 2 के, ये नल हाइपोथेसिस बनाता है। जबकि रिसर्चर हाइपोथेसिस कह रहा है कि मीन वैल्यू ऑफ सैंपल 1 इज लेस देन मीन वैल्यू ऑफ सैंपल 2। सिमिलरली अपर टेल में अगर हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस कह रहा है कि मीन वैल्यू ऑफ सैंपल 1 इज ग्रेटर देन मीन ऑफ सैंपल 2, तो उसका नल हाइपोथेसिस लेस देन और इक्वल टू की बात करेगा। और जैसे हम कहते हैं एज अ रिसर्चर के मीन ऑफ सैंपल 1 इज डिफरेंट फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ सैंपल 2, तो नल हाइपोथेसिस कहेगा कि नहीं ये सेम है, और ये टू टेल हाइपोथेसिस में हमारे पास आएगा। ये आपके पहले लेक्चर्स में आप समझ चुके हैं। सो इसमें कुछ डेटा हमें इंपॉर्टेंटली देखना होता है। एक के सैंपल 1 का साइज क्या है, सैंपल 1 का स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या है, और सैंपल 1 का मीन क्या है। इसी तरह सैंपल 2 में भी हम यही चीज़ें देखते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम स्टेप 2 में करते हैं, तो अगर हमारे पास नहीं हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 0.05 उसको सेलेक्ट करते हैं। स्टेप 3 में हम टेस्ट स्टेटिस्टिक यानी टेस्ट का फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये वाला फार्मूला है कि मीन ऑफ 1 x बार से रिप्रेजेंट होता है, दूसरा है मीन ऑफ सैंपल 2 वो भी x बार से रिप्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद ये हमारे पास जो उसकी म्यू की वैल्यू है सैंपल 1 की और सैंपल 2 की, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। और ये पूल्ड वेरिएंस S² इंटू पी पूल्ड वेरिएंस की जो फार्मूला हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, वो हम इधर उसकी वैल्यू निकाल के इधर लगाते हैं और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इस पूरे का हम जो है वो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जो इस ये डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास आती है, तो जो नॉमिनेटर की वैल्यू आती है उसको इस डिनोमिनेटर की वैल्यू से डिवाइड करके हमारे पास t की वैल्यू आती है। बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम एक एग्जांपल से कर लेते हैं। सो चूंकि हमारे पास हमने जैसे कहा कि पूल्ड वेरिएंस अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन अननोन होती है तो हम पूल्ड वेरिएंस से करते हैं, और ये दो सैंपल यानी S1 और S2 के वेरिएंसेस को कंबाइन करके बनती है, तो इसीलिए इसका फार्मूला ये है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पिछले स्लाइड में पढ़ लिया। स्टेप 4 में हम क्रिटिकल रीजन यानी सिग्निफिकेंस लेवल को यानी अल्फा की वैल्यू के साथ उस चीज़ों को देखते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पे डिसाइड करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस वो जो हमारे पास टी टेस्ट फॉर 1 सैंपल था उसमें ये होता था कि n-1 कर दिया। अब चूंकि हमारे पास 2 सैंपल साइज है तो हम क्या करेंगे, दोनों सैंपल साइज को प्लस करके -2 करेंगे, n1 प्लस n2 -2। तो अगर तो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से ज़्यादा आती है तो हम H0 को रिजेक्ट करते हैं, और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ये राइट साइड की बात कर रहे हैं, और अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर कम आती है टेबुलेटेड वैल्यू से ऑन द लेफ्ट साइड तो हम फिर H0 को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, और फिर कंक्लूजन लेते हैं। तो चलें आप एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एक रिसर्चर है एंड ही विशेस टू डिटरमाइन वेदर द सैलरीज ऑफ प्रोफेशनल नर्सेज एम्प्लॉयड बाय प्राइवेट हॉस्पिटल आर हायर देन दोज ऑफ नर्सेज एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, शी सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ नर्सेज फ्रॉम ईच टाइप ऑफ हॉस्पिटल एंड कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन at alpha 0.01. can she conclude that private hospital pay more than the government hospital? Assume that the population are approximately normally distributed. इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक रिसर्चर है जिसके पास एक पॉपुलेशन है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नर्सेस का पॉपुलेशन है, और इसमें दोनों हैं, गवर्नमेंट नर्सेज भी हैं और प्राइवेट नर्सेज भी हैं। अब वो ये सोचती है कि गवर्नमेंट ज़्यादा सैलरीज दे रही है या प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा सैलरीज दे रही है। तो वो क्या करती है कि वो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के नर्सिस की भी डेटा को कलेक्ट करती है उनकी सैलरीज के हवाले से, और गवर्नमेंट के नर्सिस की भी सैलरीज को कलेक्ट करके उसका डेटा भी ले लेती है, दोनों मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट के नर्सिस की, और उसका मीन निकालती है और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालती है। फिर वो देखती है कि क्या गवर्नमेंट जो प्राइवेट हॉस्पिटल है क्या वो गवर्नमेंट से ज़्यादा पे कर रहे हैं या कम पे कर रहे हैं, और उसने कहा कि अल्फ़ा वैल्यू 0.01 है। तो यहाँ दिया गया है तो हम ये अल्फ़ा वैल्यू 0.01 इस्तेमाल करेंगे। तो ये एग्जाम्पल थी। अब इसमें से डेटा ले लेते हैं। डेटा ये है,
प्राइवेट हॉस्पिटल में मीन सैलरी $26,800 एनुअली थी, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मीन सैलरी, ये X2 का मतलब मीन ऑफ सैंपल 2, ये 25,400 एनुअली थी। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल 1 $600 का था और स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल 2 का $450 था, और सैंपल 1 का साइज 10 था और सैंपल 2 का साइज 8 था। तो अब चूंकि सैंपल साइज 30 से कम है, स्टैंडर्ड डिविएशंस दिए गए हैं, मीन दिए गए हैं, और इनकी मीन को कंपेयर करके हमने मालूम करना है कि कौन ज़्यादा सैलरी दे रहा है, पॉपुलेशन में क्या चीज़ चल रही है, तो हम टी टेस्ट फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल इस्तेमाल करेंगे। सो हमारे पास ये स्टेप 1 क्या था कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज़्यादा पे कर रही है। तो यहाँ पे लिखा कि मीन ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल इज ग्रेटर देन द मीन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो नल हाइपोथेसिस कहता है नहीं, मीन ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल या तो कम है या बराबर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के। अल्फा वैल्यू चूंकि दी गई थी तो 0.01। अब ये हमारे पास चूंकि वन साइडेड है, राइट साइड का है, तो हम जो है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अभी से देख लेते हैं। टी टेबुलेटेड, हम टेबल से जो टी की वैल्यू है वो तो अभी से निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं, मतलब 18 बन गया, 10 + 8 - 2 तो हमारे पास 16 बन गया। तो ये तो आ गई डीएफ की वैल्यू 16, और चूंकि अल्फा हमारे पास 0.01 है तो टी टेबल में हम 0.01 वन साइडेड वन टेल हाइपोथेसिस के लिए 0.01 के उसमें हम 16 की डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू देखते हैं, तो वो हमारे पास आता है 2.583। ठीक है, सो ये तो टी टेबुलेटेड की वैल्यू हो गई, अभी से जो हमने मालूम की 2.583। अब हम आते हैं टी कैलकुलेटेड की तरफ, जो हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें हमने बताया पूल वेरिएंस का भी। तो हमारे पास पूल वेरिएंस में भी ये पहले पूरा N1 चूंकि हमारे पास 10 था तो 10 - 1, स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास 600 था तो मल्टीप्लाई बाय 600 उसका स्क्वायर, और ये फिर इस तरह N2 8 था, 8 - 1 × 450 स्क्वायर, और फिर इसके बाद N1 + N2 मतलब 10 + 8 - 2 कर लिया। इसका जब हमने जिसकी वैल्यू निकाली तो वो इधर पुट करके 1/10 + 1/8 कर लिया, और यहाँ पे हमने वैल्यूज डाली जो हमारे पास 26,000 था, फिर यहाँ पे हमारे पास 25,400 था, और ये हमारे पास 600 था, और ये हमारे पास 450 था। तो ये सारी वैल्यूज पहले हमने इसको माइनस किया, फिर इन दोनों को माइनस किया, फिर इससे इसको माइनस किया, तो जो वैल्यू आ गई इनके अंदर की वैल्यू हमने सॉल्व करके उसका स्क्वायर रूट लेके ये वाली वैल्यू जो यहाँ आई थी उसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास टी कैलकुलेटेड आया 5.47। तो ये हमारे पास टी स्टैटिस्टिक क्या आया 5.47। तो अब हम क्रिटिकल रीजन पे आते हैं जो हमारा फोर्थ स्टेप है, और वो हमें कहता है कि अगर हमारे पास टी कैलकुलेटेड ज़्यादा होता है टी टेबुलेटेड से, क्योंकि ये राइट साइड वाला हाइपोथेसिस है, वन टेल हाइपोथेसिस है, तो अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से ज़्यादा आई तो हम H0 यानी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, और हमारे पास रिसर्चर की बात ठीक है कि प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट से ज़्यादा पे कर रही है। सो हमने देखा कि हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू 5.47 है जबकि टेबुलेटेड वैल्यू 2.583 है। तो हमने देखा कि कैलकुलेटेड तो वाकई टेबुलेटेड से ज़्यादा है, तो हम रिजेक्ट करेंगे। सो हमारे पास कंक्लूजन जो आएगा स्टेप 5 में वो हम कहेंगे कि सिंस आर टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन आर टी टेबुलेटेड and fall under the critical region, so we reject our H0 at 1% level of significance, and we have sufficient evidence to conclude that the salary paid to nurses employed by the private hospital are higher than those paid to the nurses employed by the government hospital. तो हमारे पास जो क्लेम था रिसर्चर का वो प्रूफ हो गया, तो इसीलिए हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास अब जाहिर सी बात है हमने एक वैल्यू निकाली टी की, और वो हमने अब बताना है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कितने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं कि ये वाकई जो हमने वैल्यू निकाली ये ठीक है।
ठीक है, जब हम दो ग्रुप्स का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला है x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस, जिसमें हम z अल्फा बाई 2 लिखते थे ना, इसमें हम t अल्फा बाई 2 लिखते हैं, और वहां पे हम लिखते थे सिग्मा अंडर द रूट n, तो उस जगह को रिप्लेस करके हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लिया, ठीक है, और सिग्मा अंडर द रूट n की जगह हमने लिख लिया s स्क्वायर इंटू पी और 1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n2 इंटू स्क्वायर रूट। ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल का है। तो आपने यहाँ मीन के वैल्यूज डाल के मीन ऑफ सैंपल 1 से मीन ऑफ सैंपल 2 माइनस करना है, जो भी वैल्यू आ गई वो आप इधर लिख लिया। अब ये वाला साइड पूरा आपने हल करना है वैल्यूज डाल के। टी की अल्फा बाई 2 की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से आप टेबल से देखेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये पूल वेरिएंस की वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई होगा आपके पास जो वैल्यू आएगी, एक बार आपने इस वैल्यू से जो वो आपके पास वैल्यू आई थी उसके साथ प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो जब प्लस करेंगे वो अपर लिमिट होगा और जब माइनस करेंगे तो वो लोअर लिमिट होगा। एग्जाम्पल से कर लेते हैं कि हमें 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ डिफरेंस इन द मीन ऑफ सैलरीज फॉर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल और नर्सेज देखना है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम हमारे पास x की वैल्यू भी है 26,000 और x2 बार की भी वैल्यू है 25,400, t अल्फा बाई 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम टेबल से देखेंगे, और पूल्ड वेरिएंस के अंदर जो हमारे पास इस फार्मूले में ये वाली जगह थी, ये इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी t टेस्ट में आ गई होगी। तो जब आ गई होगी वो हम डायरेक्टली इधर लिख के एक बार इसको प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, हमारे पास जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। सो आज का लेक्चर इतना ही था, टी टेस्ट फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल। आपने बेसिक इसकी एजम्पशन और इसकी कैलकुलेशन पे फोकस करना है। फार्मूला आपको अलाउड होता है कि आप अपने साथ एक टेबल फार्मूलों का लेके जाएं एग्जामिनेशन में।